हो गया। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 3 आज हम लोगों की शुरू होने वाली है। इसमें अभी अगर मैं बताऊं तो 2 क्लास इसमें और लगेंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर 2 क्लास आपकी डिस्काउंट की रहेंगी और टोटल अगर मैं कहूं तो आज की क्लास के बाद आपकी 4 क्लासेस और होंगी और पूरा प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक में आपका ये चैप्टर एंड हो जाए। आज है वेंसडे और बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, नहीं एक दिन और जाएगा। तो चलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये चैप्टर एंड हो जाए। फिर इसके बाद में 2 चैप्टर छोटे छोटे होंगे, एस आई सी आई, दोनों मतलब मॉडरेट हैं। एक तो छोटा है एस आई, सी आई थोड़ा सा मॉडरेट चैप्टर है, बड़ा नहीं है सी आई भी। अच्छे कॉन्सेप्ट हैं लेकिन चैप्टर छोटा है। उसके बाद में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और फिर आपका बोट स्ट्रीम तो उसी का ही पार्ट होता है और आपका मेंसुरेशन। ओके, ये 2 बड़े चैप्टर आपके बचेंगे। तो दोनों में एक एक वीक लगेंगे। एक वीक का मतलब वही 5 क्लास, 6 क्लास आपकी टाइम डिस्टेंस में और 5 क्लास आपकी उसमें मेंसुरेशन में। तो 2 वीक हम अगर उसके लिए भी रखते हैं तो चलिए देखते हैं 15 तारीख तक आपका जो सिलेबस है वो एंड हो जाए। वेरी गुड। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे 1.5 महीने आपको मैं आपके रिवीजन के लिए दूं, क्योंकि 1.5 महीने एग्जाम से पहले अगर रिवीजन के लिए मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होगी। करें शुरू बच्चे क्लास को। चलिए, हमारा टाइप चल रहा था ये वाला, जरा देखेंगे इसको, एंड करते हैं टाइप को। सवाल है, अमित 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट कमाता है, तो परसेंट प्रॉफिट क्या होगा? ऐसे सवाल में कल मैंने आपको बोला था कि हमें ओवरऑल देखना है। इस तरह के सवाल को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था और एक क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया था। मैंने बोला था कि हमें ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या ओवरऑल लॉस हो रहा है। आप कहेंगे सर उसे ना ओवरऑल यहाँ लाभ लिखा हुआ है, प्रॉफिट, बस ये ढूंढना है। अब जैसे ही आपने देखा कि सर ओवरऑल तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम समझ गए कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य ही आपका प्रॉफिट होता है। अब सवाल में इतना हमारी समझ में आ गया। अब जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो किसके बराबर हुआ है? सर जो लाभ हुआ है ना, वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। 11 मीटर कपड़ा उसने बेचा नहीं है, बेचा तो उसने 33 मीटर कपड़ा है, लेकिन अपने लाभ को जो कैलकुलेट किया है ना, वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर बोला है। तो प्रॉफिट के नीचे क्या लिखेंगे? 11 एसपी, क्योंकि 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, और अगर क्रय मूल्य कहता तो 11 सीपी कर देता। यहां उसने बोला 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, तो मैं कर दूंगा 11 एसपी। और एक्चुअल में उसने कितना मीटर कपड़ा बेचा है? सर 33 मीटर। भाई 33 मीटर बेचा है तो 33 मीटर खरीद कर भी लाया होगा, तो एसपी के नीचे 33 एसपी लिख दो और सीपी के नीचे 33 सीपी लिख दो। भाई 33 खरीद के लाया, 33 बेचा, इसीलिए मैंने 33 एसपी और 33 सीपी, सीपी एसपी का रेशियो बनाना है, बाकी और कुछ नहीं है। ये इधर आ जाएगा 33, ये 11 33 में से घटेगा तो ये आ जाएगा 33 सीपी बराबर, ये 11 33 में से घटेगा तो 22 एसपी, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो यहां से सीपी और एसपी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं तो उसके सामने 2 है और उसके सामने 3 है। यानी कि कोई वस्तु 2 रुपए में खरीदकर अगर 3 रुपए में बेच दी जाए, भाई साफ दिख रहा है मुझे तो प्रॉफिट होगा सर 1 रुपए का। और अगर प्रॉफिट परसेंट कहें तो 1/2 गुणा 100, और ये कितना हो जाएगा? 2 से जाएगा 50 बार, यानी कि सर प्रॉफिट हो गया 50% का। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये सवाल देखिए जरा, जीडी 2024 में ही पूछा गया सवाल है आपका। सवाल है, यदि 36 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। अगेन हमें यहां देखना है कि उसे पूरे सवाल में, पूरी सेल में प्रॉफिट है या लॉस है। आप कहेंगे कि सर 36 को बेचा है 9 के विक्रय मूल्य के बराबर, उसे सर प्रॉफिट हुआ है।
अब जैसे ही आपको यहाँ लाभ दिखा, आप समझ गए कि सर प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य में से आपने क्रय मूल्य को घटाना है। अब जो प्रॉफिट हुआ है वो किसके बराबर हुआ है? सर 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो 9 एसपी, और लेन देन यानी कि उसने बेचा कितनी वस्तु को है? 36 को। अब अगर 36 को बेचा है तो 36 खरीद कर भी लाया होगा, तो एसपी के नीचे लिख दो 36 एसपी और सीपी के नीचे लिख दो 36 सीपी। बस सीपी एसपी का रेशियो बना लो। ये 36 इधर आएगा, ये 9 उधर जाएगा, तो 36 सीपी इधर आकर प्लस हो गया। ये 9 36 में से घटेगा तो 27 एसपी बचेगा। तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36। अगर मैं सीपी एसपी का रेशियो आपसे पूछूं तो सीपी के सामने 3 होगा और एसपी के सामने 4 होगा। प्यारे बच्चे, कोई वस्तु अगर 3 रुपए में खरीदकर 4 में बेच दी गई तो क्या नुकसान होगा? उसे तो फायदा हो जाएगा, उसे तो फायदा हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का फायदा, और अगर परसेंट में प्रॉफिट बताना है तो 1 और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। आपका जवाब आएगा सर 33 सही, 1/3% का प्रॉफिट है। बड़ी सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आप अगर सवाल करेंगे प्योर एक्यूरेसी रहेगी और कभी ये सवाल गलत भी नहीं होगा। जैसे एक सवाल और दूं मैं आपको, ये सवाल देखिए जरा, और मैं चाहता हूं कि अब आप लोग मुझे इसका जवाब दो, सभी लोग कोशिश करेंगे इसका जवाब देने की। चलिए भाई, सवाल करा, एक दुकानदार को 66 वस्तु को बेचने पर 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मैंने कहा ओवरऑल देखो उसे प्रॉफिट है या लॉस है? सर ओवरऑल तो उसे लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और हम जानते हैं प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट किसके बराबर हुआ है? 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो प्रॉफिट के नीचे क्या लिख दो? 22 सीपी। 22 के क्रय मूल्य के बराबर हुआ है तो 22 सीपी। और कितनी वस्तु बेची है? 66। तो इसके नीचे लिख दो 66 एसपी और सीपी के नीचे लिख दो 66 सीपी। बस ये सीपी इधर आकर जुड़ेगा, 66 22 में जुड़ेगा तो 88 सीपी हो जाएगा, बराबर 66 एसपी। तो 22 तिया 66, 22 चौके 88। सीपी एसपी का रेशियो अगर मैं आपसे पूछता हूं तो सीपी के सामने 3 और एसपी के सामने 4। यानी कि कोई चीज 3 में खरीद कर 4 में बेची जाती है, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंट अगर हम कहेंगे तो 1/3 गुणा 100। अगेन आपका जो आंसर है बच्चे 33, 1/3%। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। 50% का ही बोल रहे हो? 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो 22 सीपी लिखेंगे हम। एसपी के नीचे 66 एसपी, इसके नीचे 66 सीपी। ये 66 22 में जुड़ेगा 88 हो जाएगा, 22 तिया 66, 22 चौक 88, 3 से 4 सही तो है आंसर डी। आप इसको 22 एसपी मान रहे होगे, रट क्यों रहे हो भाई? ये देखो जो लाभ हुआ है वो 22 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है तो 22 सीपी लिखना है। अगर एसपी के बराबर लाभ होता तो 22 एसपी लिखता मैं। बस ये करना है आपने।
चलिए एक सवाल और देता हूं आपको मैं। अब जो चीज मैंने आपको बताई है इसको लोग अक्सर डायरेक्ट भी रट लेते हैं, उससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इस सवाल में 3-4 तरीके से बन जाते हैं, सीपी एसपी, मतलब कई सारे तरीके से सवाल बनता है। तो आप ये डायरेक्ट तरीका मत रटो इस टाइप में, तो आप ठीक रहेंगे, मैं ये कहूँगा। करेंगे इस सवाल को जल्दी से। बताइए भाई। वेरी गुड। सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20 किताबों को बेचा और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हो गया। यदि उसने कुल 900 रुपए की किताबें खरीदी हो तो उसने कितने रुपए में किताबों को बेचा है। यहां भी रेशियो बनाना है, लेकिन यहां उसने प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट नहीं बोला। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट नहीं बोला, उसने रुपए में बात कही है। रेशियो तक आप पहुंचो, सीपी और एसपी का रेशियो बनाओ। सबसे पहले क्या करना है, देखो ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस। सर 20 किताबों को बेचा और 5 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट हो गया है, यानी कि लाभ हुआ है। और हम जानते हैं प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है। और जो प्रॉफिट उसे हुआ है वो 5 किताब के क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है। तो प्रॉफिट के नीचे लिख दो 5 सीपी। और कितनी किताबों को बेचा है, 20 किताबों को। तो यहां लिख दो 20 एसपी माइनस सीपी के नीचे लिख दो 20 सीपी। अब ये इधर आकर 20 और 5 25 सीपी हो जाएगा, बराबर 20 एसपी। तो भाई 5 चौके 20 और 5 पूरे 25। तो प्यारे भाई सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया, इसके सामने 4, उसके सामने 5। ये हमारे पास सीपीएसपी का रेशियो आ गया। अब सवाल कह रहा है कि यदि उसने कुल 900 रुपए की किताबें खरीदी हो तो कितने रुपए में बेची हैं। यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, 4 यूनिट का मतलब कितना है 900। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा 900 बटा 4। ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 5 यूनिट का मतलब कितना होगा 5 गुणा 225, यानी कि ये हो जाएगा 1125। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है कि उसने 1125 में बेचा होगा, है ना, सिंपल। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका जवाब बताओ, फिर मैं टाइप चेंज करता हूं। कह रहा है चंद्रशेखर ने 12 एक समान वस्तुओं को कुल 420 रुपए में बेचा। 12 वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा, जिसमें उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई, लॉस हो गया। एक वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहां कितने रुपए में बेचा ये बाद की बात है, पहले हमें क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो बनाना है। उसने कहा कि 12 वस्तुओं को बेचा है और उसे 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। इस क्वेश्चन में उसे लॉस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे लॉस का फॉर्मूला। सर क्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य छोटा होता है, तो सीपी माइनस एसपी। और उसे लॉस किसके बराबर हुआ है, सर 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। जो उसे लॉस हुआ है ना वो 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 7 सीपी। 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि 7 सीपी। और कितनी वस्तु को बेचा है, 12 वस्तु को बेचा है। तो सीपी के नीचे 12 सीपी और एसपी के नीचे 12 एसपी। तो ये एसपी इधर आएगा, सीपी उधर जाएगा, तो 12 एसपी बराबर ये 7 12 में से घटेगा तो 5 सीपी। तो भैया सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया
सीपी के सामने 12 और एसपी के सामने 5। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब जो हमें 420 दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12 वस्तु का सेलिंग प्राइस, 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। तो भैया क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू 420 होगी? तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 420 बटे 5। तो 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20। तो 12 यूनिट का मतलब कितना होगा? 12 गुणा 84, 12 गुणा 84। अब ये 12 गुणा 84 जो आया है बच्चे, ये कॉस्ट प्राइस आया है, क्रय मूल्य। कितनी वस्तु का? 12 वस्तुओं का। क्योंकि इधर जो हमने 5 यूनिट की वैल्यू 420 के बराबर की, ये 420 क्या था सर? ये 12 वस्तु का टोटल विक्रय मूल्य था। तो यहां से 5 यूनिट का मतलब इतना, 1 का इतना, तो 12 का इतना। जो 12 गुणा 84 आया है, ये टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आया है। तो भैया 12 वस्तुओं का, 12 का सीपी किसके बराबर है? 12 गुणा 84। तो एक वस्तु का सीपी पूछा है ना, एक का सीपी। तो एक का सीपी कितना हो जाएगा? 12 गुणा 84 बटे 12, यानी कि आप कहेंगे सर 84। तो एक वस्तु को कितने में खरीदा गया है? 84 में, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। ये अच्छा टाइप था जो अभी अभी गया है। अब जो टाइप आने वाला है इसमें थोड़ी सी चीजें रटने वाली हैं, मतलब प्रोसेस आपको रटना है, सवाल नहीं रटना। मैथ में सवाल कभी नहीं रटना है। मैथ में सवाल रटोगे तो बहुत लिमिटेड रह जाओगे और बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए अब हम जो करने वाले हैं उससे पहले मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। मुझे एक बात बताओ कि मैं मार्केट गया, और 1 मिनट का टाइम देना बच्चे। चलिए, मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से 5 बुक खरीदी। 5 बुक खरीदी मैंने, कितने रुपए की? मैंने खरीदी 500 रुपए की। 5 बुक मैंने 500 रुपए की खरीदी। मैं घर आया, मैंने 2 बुक 300 रुपए की बेच दी। मैंने 2 बुक 300 रुपए की बेच दी। सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला कि मैंने मार्केट से 5 बुक 500 रुपए की खरीदी। मैं घर आया और मैंने 2 बुक 300 रुपए की बेच दी। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि भैया 500 रुपए की तो मैं खरीद कर लाया था और मैंने 300 रुपए की बेच दी, सर 200 रुपए का लॉस हो गया मुझे? तो क्या मैं ये कह सकता हूं? यस और नो में जवाब देना। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? मैंने बोला कि 5 बुक 500 रुपए की खरीदी और 2 बुक 300 रुपए की बेच दी, 200 रुपए का नुकसान हो गया। 200 रुपए का नुकसान हो गया, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? आप कहेंगे नहीं सर, कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बुक की संख्या बराबर ही नहीं की। जब मैं खरीदने की बात कर रहा था तो 5 बुक 500 में खरीदी। जब मैं बेचने की बात कर रहा हूं तो मैं केवल 2 किताबों का बता रहा हूं, 300 में बेची। तो आप कैसे कह सकते हो कि 200 रुपए का नुकसान? नहीं,
जब तक बुक्स की संख्या बराबर ना हो, जब तक किताबों की संख्या बराबर ना हो, हम उनको प्रॉफिट या लॉस की कैटेगरी में रख ही नहीं सकते हैं। अगर हमें प्रॉफिट या लॉस देखना है तो पहले बुक्स की संख्या को बराबर करना होगा। यानी कि मैं ये कहूंगा कि भाई 5 बुक अगर 500 की खरीदी है तो 2 बुक 300 की बेची है। या तो मैं एक एक किताब को बोल लूं कि 5 बुक अगर 500 की खरीदी तो एक किताब 100 रुपए की खरीदी, 2 किताब 300 की बेची तो एक 150 की में बेच दी। या तो मैं ऐसा बोल दूं, या तो मैं ऐसा बोल दूं, ठीक है। या फिर मैं यहां बुक्स की संख्या को बराबर कर दूं कि भैया यहां 2 है, ऊपर 2 से गुणा कर दो, यहां 5 है, नीचे 5 से गुणा कर दो। यहां 2 से किया तो यहां भी 2 से करना पड़ेगा, यहां 5 से किया तो यहां भी 5 से करना पड़ेगा। तो मुझे पता चलेगा कि 10 किताब 1500 रुपए की बेची है और 5 दूनी 10 किताब 1000 रुपए की मैं खरीद कर लाया हूं। तो मुझे प्रॉफिट हो गया। 1000 में 10 किताब खरीदी, 1500 में 10 किताब बेच दी, प्रॉफिट हो गया 500 रुपए का। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 500 बटे 1000 और गुणा 100। आप कहेंगे कि सर 50% का प्रॉफिट हो गया, 50% का प्रॉफिट। ओके, कब? जब हम वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको सवाल की फॉर्म में दूं तो कैसे दूंगा, देखिए सवाल जरा। ये रहा आपके सामने सवाल, देखेंगे एक बार सवाल को। वेरी गुड। सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी, यानी कि वो 1 रुपए में 14 पेन खरीदता है और ऐसे कुछ पेन खरीदता है इसी रेट से, और उसने 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया। तो बताओ उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 1 रुपए में 14 कलम खरीदी और 1 रुपए में 12 कलम बेच दी। अब कह रहा है बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। बताओ भैया। भाई क्या करना है, मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा आपको। इस तरफ एक तरफ रखनी है वस्तु और एक तरफ रखना है मूल्य। एक तरफ रखनी है बच्चे वस्तु और एक तरफ रखना है मूल्य। जब वो खरीदने गया तो उसने 1 रुपए में 14 कलम खरीदी। 1 रुपए में 14 कलम, यानी कि अगर वस्तु कितनी है 14 कलम और कितने रुपए में, 1 रुपए में। ये तो उसने खरीदते टाइम किया है। और जब वो बेचने गया तो 1 रुपए में 12 कलम बेची। 1 रुपए में 12, कितनी वस्तु बेची है भाई साहब बेचते टाइम? आप कहेंगे 12 कलम और 1 रुपए में बेची है। इधर वस्तु लिखनी है, इधर मूल्य, बस। और आपसे कह रहा है उसका प्रॉफिट परसेंट। अब बताओ क्या होगा। अब 2 तरीके हैं, या तो आप वस्तुओं की संख्या बराबर कर लो। यहां अगर 14 है तो नीचे 14 से मल्टीप्लाई करो, यहां 12 है तो ऊपर 12 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां 12 से किया तो यहां भी करना पड़ेगा, यहां 14 से किया तो यहां भी करना पड़ेगा। वस्तुओं की संख्या मुझे फाइनली बराबर करनी है। ये वस्तुओं की संख्या हो गई, ये वस्तुओं की संख्या हो गई। यानी कि 12 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 14 रुपए में बेच दी। 12 में खरीदी और 14 में बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 12 में खरीद के 14 में बेची है तो 2 रुपए का प्रॉफिट। और अगर प्रॉफिट परसेंट बताना है तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य गुणा 100। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 1/6 गुणा 100 परसेंटेज में पढ़ाया गया है, 16 से ही 2/3%। भैया हमें प्रॉफिट परसेंट बताना हो या लॉस परसेंट बताना हो, ऑलवेज हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। जैसे ही वस्तुओं की संख्या बराबर हुई फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। उससे पहले वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर एक तरीका ऐसा भी है क्या कि जिसमें वस्तुओं की संख्या को बराबर ही ना करना पड़े? मैंने कहा बिल्कुल है। इसी तरीके का एक मॉडिफाइड तरीका भी है जिसमें वस्तुओं की संख्या को बराबर आपको ना करना पड़ेगा। भैया कैसे, जरा देखेंगे।
सवाल कहता है कि 14 वस्तु 1 रुपए में खरीदी और 12 वस्तु 1 रुपए में बेच दी। आपने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से मैं आपको बताता हूं। जो इधर का 12 है ना, नीचे का वस्तुओं की जो संख्या 12 है, नीचे वाली संख्या सेलिंग प्राइस वाली, उसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो 12 एकम 12। जो ऊपर वाली संख्या है उसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, यहां लिख दो 14 एकम 14। बस यही काम आपने करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करनी है कि भाई कोई चीज 12 में खरीद कर 14 में बेच दी, 2 का प्रॉफिट हो गया, और कितने पर? 12 पर, और गुणा 100। आप कहेंगे 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। चलो, वेरी गुड। एक और सवाल देता हूं आपको मैं, जरा ये सवाल बताना भाई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड आप एक जगह यूज करोगे जहां आपसे प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछेगा, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछेगा, वहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करोगे। अगर कहीं उसने रुपए में लाभ या हानि पूछ लिया ना, तो आपको वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा फिर वहां, है ना, ये ध्यान रखना बस। कह रहा है कि एक विक्रेता ने 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी। वस्तु यानी कि कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, कॉपी हो सकता है, वस्तु मतलब वस्तु। एक विक्रेता ने 10 रुपए में 15 वस्तु खरीदी, आर्टिकल्स, और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेच दी। तो विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ परसेंट, केवल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के लिए ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज करेंगे, नहीं तो फिर आपने वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। वो कराऊंगा सवाल, वो भी मैं आपको। जैसे यहां भी उसने लाभ परसेंट पूछा है, यहां भी अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। क्या करना है, एक तरफ वस्तु आर्टिकल की संख्या लिखनी है, और एक तरफ लिखना है प्राइस यानी कि मूल्य। भाई सवाल कहता है जब वो खरीदने गया तो 10 रुपए में 15 आर्टिकल खरीदे, 15 वस्तु। वस्तु कितनी है? 15। कितने रुपए में? 10 रुपए में। और जब वो बेचने गया तो उसने 10 वस्तु 15 रुपए में बेची। 10 वस्तु यानी कि 10 वस्तु और 15 रुपए में बेची है। बच्चे चूंकि हमें यहां उसने परसेंट में पूछा है प्रॉफिट लॉस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 10 की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 10 धाम 100, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई यहां करेंगे, ये आ जाएगा 225। यानी कि 100 रुपए की चीज 225 में बेची गई है, तो प्लस का 125 का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट अगर बताना है तो 125/100 और गुणा 100। तो आप कहेंगे कि सर आपका प्रॉफिट हो गया है 125% का, 125%। ये वाला जो क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड है, केवल परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस में ही हम लोग निकालेंगे। अगर उसने परसेंट में नहीं पूछा, रुपए में पूछ लिया, तो हम फिर वस्तुओं की संख्या को बराबर करके ही सॉल्व करेंगे। ये सवाल देखिए जरा, ये तो आसान है। कह रहा है मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है और 5 रुपए प्रति अंडे की दर से उन्हें बेच देता है। तो 35 अंडे बेचने पर उसका लाभ परसेंट कितना होगा? इस सवाल में आप घबरा सकते हो, है कुछ भी नहीं इसमें। वही काम है, एक तरफ लिखना है आर्टिकल यानी कि वस्तु, और एक तरफ लिखना है प्राइस यानी कि मूल्य। सवाल क्या बोलता है कि भैया 3 रुपए प्रति अंडे। प्रति अंडे का मतलब है कि एक एग उसने 3 रुपए में खरीदा। एक अंडा उसने कितने रुपए में? 3 रुपए में खरीदा है भैया। ये खरीदने वाली कहानी है। अगर मैं बेचने वाली कहानी की बात करूंगा तो 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचा, यानी कि एक अंडा, एक एग 5 रुपए में बेचा है, एक वस्तु 5 रुपए में बेची है।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप कहेंगे कि सर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 3 एकम 3, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 5 एकम 5। कोई 3 रुपए की चीज 5 में बेची जाए, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 2/3 गुणा 100। और आप कहेंगे 66 2/3%, 66 2/3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर फिर इस 35 का क्या खेल है, 35 अंडों को बेचने पर लाभ परसेंट। बच्चे याद रखना, अगर परसेंट में बात कर रहा है ना, तो वो प्रतिशत संख्या पे डिपेंड नहीं करेगा। जो प्रॉफिट परसेंट आपको एक अंडा बेचने पर होगा ना, इतना 35 अंडे बेचने पर भी वही प्रॉफिट होगा आपको। संख्या पर डिपेंड नहीं करेगा प्रॉफिट परसेंट। ये 35 अंडे छोड़ो, 35,000 अंडे भी वो बेचेगा ना, तब भी उसका प्रॉफिट परसेंट 66 से ही 2/3 ही रहने वाला है। तो कभी एग्जाम में आ जाए तो इस प्रॉफिट परसेंट को गुणा मत करने लग जाना कि एक अंडे का प्रॉफिट इतना तो 35 का 35 से गुणा कर दो सर। ये तो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है कि वो देखना चाहता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ये प्रॉफिट परसेंट जो आया है, ये उसकी पूरी सेल का प्रॉफिट परसेंट है। 35 का यहां कोई यूज नहीं है। चलो ये सवाल करिए जरा। क्या है सवाल बच्चे, जरा देखेंगे। सवाल है कि एक दुकानदार ने 34 रुपए में 8 तालों की दर से ताले खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 तालों की दर से बेच दिया। 900 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने ताले बेचने होंगे। यहां थोड़ा संभलना होगा, यहां क्रॉस में मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहां संभलना होगा। सवाल कह रहा है 34 रुपए में 8 ताले खरीदे, 57 रुपए में 12 ताले बेच दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि बताओ अगर 900 रुपए का लाभ कमाना है तो कितने ताले बेचने होंगे। किसका बर्थडे है भैया। चलो देखो, एक तरफ क्या करना है वस्तु, एक तरफ क्या करना है वस्तु, और एक तरफ लिखना है मूल्य। भाई जब वो खरीदने गया, जब वो खरीदने गया तो 34 रुपए में 8 ताले खरीदे। वस्तु कितनी खरीदी, आप कहेंगे कि सर वस्तु खरीदी है 8 ताले, कितने में खरीदे हैं, 34 रुपए में, लिख दिया। जब प्यारे भाई वो बेचने गया तो 57 रुपए में 12 ताले बेचे। तो बेचे कितने हैं, आप कहेंगे 57, और कितने रुपए में, ओ सॉरी 12 ताले, कितने रुपए में, 57 रुपए में। अब यहां अगर हमसे वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट की बात करता तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता और तुरंत अपना आंसर बता देता। इसकी इसमें मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन यहां उसने आपसे परसेंट पूछा ही नहीं, वो तो आपको किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा है, किसी और डायरेक्शन में ले जा रहा है। वो कह रहा है 900 रुपए का लाभ कमाना है, कितने ताले बेचेगा। सबसे पहले तो उसका यहां लाभ बताओ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ है। पहले तो उसका प्रॉफिट बताओ, उसका प्रॉफिट कितना हुआ है। आप कहेंगे कि सर हमें उसके लिए वस्तुओं की संख्या को बराबर करना होगा। भाई ये तो मैंने इस टाइप के शुरू में ही आपको बता दिया था कि अगर प्रॉफिट और लॉस देखना है तो हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। यस और नो, आप कहेंगे बिल्कुल यस सर। तो अगर हमें वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है तो बच्चे हम यहां 8 और 12 का या तो एलसीएम ले लो, या फिर 12 की गुणा ऊपर कर दो, 8 की नीचे कर दो, या तो ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो। एलसीएम ऑफ 8 है 12, 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24। तो 8 को अगर मैं 24 बनाऊंगा तो 3 से गुणा कर दो, और 12 को अगर मैं 24 बनाऊंगा तो 2 से गुणा कर दो। ये आप जानते हैं क्योंकि वो सब चीज आप पढ़ के आ चुके हैं, सारे चैप्टर्स आप पढ़ के आ चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ वगैरह वाले, कि 8 और 12 का एलसीएम होता है 24।
8 को 3 से गुणा करके 24 बनेगा और 12 को 2 से गुणा करके। यहां 3 से गुणा किया तो यहां भी, यहां 2 से गुणा किया तो यहां भी। हमें पता चल गया कि 8 तिया 24 वस्तु 102 रुपए में खरीदी और 24 वस्तु 114 रुपए में बेच दी। यानी कि जब वो 24 वस्तु बेच रहा है, जब वो 24 आर्टिकल्स बेच रहा है, तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 102 से 114 सर 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बच्चे उसे 24 वस्तु बेचने पर, 24 वस्तु बेचने पर कितने रुपए का लाभ हुआ है? 12 रुपए का लाभ हुआ है, 12 रुपए का प्रॉफिट। भैया वो कह रहा है 900 रुपए के लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचनी होंगी? तो 12 रुपए का लाभ 24 वस्तु, 1 रुपए का लाभ हो जाएगा 24/12 वस्तु, यानी कि 2। तो हमें तो 900 रुपए का लाभ बताना है, 900 रुपए का लाभ। तो 900 रुपए का लाभ हो जाएगा 2 गुणा 900, यानी कि उसे 1800 ताले बेचने पड़ेंगे, तब जाकर उसे 900 रुपए का प्रॉफिट होगा, तब जाकर उसे 900 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस नहीं पूछ रहा है तो हम फिर वस्तुओं की संख्या को बराबर करेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम 24, 24 बनाने के लिए 8 को 3 से गुणा किया, 12 को 2 से, यानी कि 24 वस्तु 3 से यहां भी किया, 102 में खरीदी, 24 वस्तु 114 में बेच दी। तो लाभ कितने का हुआ? 12 रुपए का। कितनी वस्तु पर? 24 वस्तु बेचने पर। तो 12 रुपए का लाभ 24 वस्तु बेचने पर, 1 रुपए का लाभ 2 वस्तु बेचने पर, कह रहा 900 रुपए का लाभ। तो 900 रुपए का लाभ होगा 2 गुणा 900, यानी कि 1800 वस्तु बेचने पर। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में बनते हुए देखे गए हैं। चलिए अब हम थोड़े से सक्सेसिव मेथड की तरफ चलते हैं, सक्सेसिव सेलिंग की तरफ चलते हैं बच्चे अब हम लोग। तो आप लोग तैयार हैं क्या? हम शुरू कर सकते हैं। एलसीएम नहीं लेना चाहते तो फिर आप ऊपर नीचे एक दूसरे की मल्टीप्लाई भी कर देना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं अब अगला टॉपिक क्या है हमारा। हमारा जो टाइप 7 है भाई, ये है जब हम सक्सेसिव मेथड के हिसाब से बेचते हैं। सक्सेसिव मेथड के हिसाब से मान लो ये है ए ने कोई वस्तु बी को बेची, मान लो 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर। बी ने वही वस्तु सी को बेच दी, मान लो 10% की हानि पर। सी ने वही वस्तु डी को बेच दी, किसको? डी को बेच दी, मान लो इसने 10% के लाभ पर। तो इस तरीके से किसी एक के पास जाकर वस्तु नहीं रुकी है। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को, और एक दूसरे को बेचते समय वो प्रॉफिट या लॉस कर रहे हैं। प्रॉफिट या लॉस, ये होता है सक्सेसिव सेलिंग, क्रमागत आपका विक्रय जो होती है। अब इस तरह के केस में आप क्या करते हैं? रेशियो मेथड से। इस तरह के केस में क्या होता है बच्चे? इस तरह के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सक्सेसिव सेलिंग, सक्सेसिव सेलिंग। और यही चीज है जो हम अपने टाइप में अब देखने वाले हैं। सक्सेसिव यानी कि ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, एक दूसरे को चीजें पास हो रही हैं प्रॉफिट या लॉस कमाते हुए। तो हम यहाँ रेशियो मेथड भी यूज करेंगे, और कहीं अगर फॉर्मूला भी यूज करना पड़े तो भी हम वहां करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, ये रहा सवाल। देखिए बच्चे एक बार सवाल को करेंगे आराम से, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लेना, बहुत आराम से करेंगे। तो बहुत सिंपल सवाल है, टाइप ही सिंपल है। कह रहा है ए बी को 30% के लाभ पर एक साइकिल बेचता है। ए बी को, बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है। देखो है ना सक्सेसिव, ए ने बी को बेचा और बी ने सी को बेच दिया। यदि सी उस साइकिल के लिए 1287 का भुगतान करता है, तो ए
साइकिल के लिए कितना भुगतान क्या होगा, या ए के लिए साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बताओ। ये सक्सेसिव है कि भाई ए ने बी को बेचा है, ए ने किसको बेचा, बी को 30% के प्रॉफिट पर, बी ने किसको बेचा है, सी को 10% के लाभ पर, बी ने बेचा सी को 10% के लाभ पर। कह रहा है अगर सी ने उसके लिए 1287 रुपए भुगतान किए हैं तो फिर ए के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये आपका सवाल है। सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य दिया हुआ है और सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। क्या करेंगे इस तरह के सवाल में बच्चे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी परसेंटेज हमको दिए हुए हैं उनके फ्रैक्शन बना लो। 30% का फ्रैक्शन 3/10 और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। अब सवाल कह रहा है कि ए ने बी को 30% के लाभ पर बेचा है, तो पहला जो हमारा रेशियो बनेगा वो 10 में आप 3 जोड़ दो, ये हो जाएगा 10 से 13। दूसरा हमारा जो रेशियो बनेगा, आप क्या करो 10 में 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा 10 से 11। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 143। ठीक है भैया, 100 और 143। अब जो राइट हैंड साइड वाला है, जो राइट हैंड साइड वाला है ये होता है सबसे लास्ट वाले का, सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, सबसे लास्ट में जिसके पास वस्तु गई है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो सबसे लास्ट में किसके पास गई है, सी के पास। तो भैया ये हो जाएगा सी का क्रय मूल्य, सी का कॉस्ट प्राइस। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है ये सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य, ए का कॉस्ट प्राइस। सक्सेसिव सेलिंग में नीचे जो दो रेशियो बनते हैं, राइट हैंड साइड वाला सबसे लास्ट वाले का कॉस्ट प्राइस और लेफ्ट हैंड साइड वाला सबसे पहले वाले का कॉस्ट प्राइस। हमें क्या दिया हुआ है, सी उस साइकिल के लिए 1287 भुगतान करता है, यानी कि सी का कॉस्ट प्राइस कितना है 1287। तो 143 यूनिट का मतलब कितना हो गया 1287। एक यूनिट का मतलब कितना हो गया 1287/143, है ना। तो ये 9 बार जाएगा, क्या 9 बार चला गया। तो भाई 100 यूनिट का मतलब क्या पूछ रहा है, ए ने कितना भुगतान किया, तो ए का कॉस्ट प्राइस तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो 100 × 9, आंसर कितना हो जाएगा 900। तो ए ने कितने में खरीदा होगा 900 में। इनकेस आपसे पूछने लगे कि बी का कॉस्ट प्राइस क्या है, बी का क्रय मूल्य, तो जैसे ही आपने ए का क्रय मूल्य निकाला तो ए ने बी को कितने में बेचा है 30% के लाभ पर, तो 900 का 130% निकाल दो, ये हो जाएगा 13 निम्मा 117 1170। अगर बी का कॉस्ट प्राइस पूछने लगे तो 1170। भाई ए का क्रय मूल्य आ गया कि ए ने 900 रुपए में खरीदा उसे। अब सवाल कह रहा है कि ए ने बी को 30% के लाभ पर बेचा, तो बी ने कितने में खरीदा होगा सर 900 रुपए में, तो ए ने खरीदा, और अगर 30% के लाभ पर बेचा है तो 130% निकाल दो 1170। हालांकि वो पहले और लास्ट की ही बात करता है, बीच वाले की बात बहुत ही कम सवालों में होती है। ये सवाल देखिए जरा, सवाल कह रहा है कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है। अच्छा, सचिन इसे फिर 12% के लाभ पर रोहित को बेच देता है। यदि रोहित 322 रुपए का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है, कपिल के लिए मोबाइल का कॉस्ट प्राइस बताओ क्या होगा। देखो भाई 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 15/100, और ये मैंने डायरेक्ट भी लिखवाया है 3/20। बच्चे 12% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप कहेंगे 12/100, 4 तिया 12 और 4 से जाएगा 25 बार, 3/25। ठीक है, अब सवाल कहता है कि कपिल 15% के लाभ पर सचिन को मोबाइल बेचता है।
15% के लाभ पर। तो भाई 15% के लाभ पर मतलब 20 रुपए की चीज 3 रुपए का लाभ 23 में बेचेगा। और सचिन 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 25 रुपए की चीज 3 रुपए का लाभ तो 28 में बेचेगा। ठीक है, इधर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा, या तो देखो इधर की संख्याओं को काट लो, 4 से जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। अब गुणा कर लो 125 और 7 तिया 21, 7 दूनी 14 2 16। जो राइट हैंड साइड वाला होता है ये सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य होता है। कपिल ने सचिन को बेचा, सचिन ने रोहित को बेचा, सबसे लास्ट वाला कौन है? रोहित। तो रोहित का क्रय मूल्य ये हो गया। जो ये होता है ये सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य। सबसे पहले कौन था? कपिल। ये कपिल का क्रय मूल्य। आपको दिया गया है रोहित 322 का भुगतान करता है, तो 161 का मतलब कितना हो गया? 322। तो एक यूनिट का मतलब कितना हो गया? 322 बटे 161, यानी कि 2। तो कपिल के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 125 गुणा 2, यानी कि 250, 250, 250। ठीक है, चलो एक सवाल और करते हैं, जीडी में पूछा गया सवाल है, जरा करेंगे सवाल को भाई। सवाल कह रहे आकाश ने 15,000 में एक मोबाइल खरीदा, आकाश ने, और उसने 20% के प्रॉफिट पर नेहा को बेच दिया। फिर नेहा ने वही मोबाइल रोहित को 15% के लाभ पर बेच दिया। रोहित ने वह मोबाइल तोड़ दिया और उसे 25% की हानि पर करण को बेच दिया। तो करण द्वारा भुगतान किया गया पैसा कितना है? यहां अब कई सारे परसेंटेज हैं सक्सेसिव वाले। भाई आकाश ने नेहा को बेचा, नेहा ने रोहित को बेचा, रोहित ने करण को बेचा, 3-4 लोगों के पास गया है। तो जितने भी परसेंट हैं सबसे पहले क्या करो, सबके फ्रैक्शन बदल दो। 20% 1/5, 15% 3/20, फिर 25% 1/4। भाई 25% का मतलब 1/4। सवाल कह रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा है, 20% के लाभ पर किसने? आकाश ने। तो 5 रुपए की चीज 1 रुपए का लाभ तो 6 में बेचा होगा। फिर नेहा ने 15% के लाभ पर बेचा, यानी कि 20 रुपए की चीज 3 रुपए का लाभ तो 23 में बेचा होगा। और फिर रोहित ने 25% की हानि पर बेचा है, यानी कि 4 रुपए की चीज और 3 रुपए में बेचा होगा। गुणा करेंगे, 20 पंजे 100, 100 चौके 400, 23 छिक्के 138, 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9 और 2 11, 3 एकम 3 और 1 4। जो इधर आएगा सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, इधर आएगा सबसे पहले वाले का। तो यहां 15,000 सबसे पहले वाले का दिया हुआ है, 15,000। तो एक यूनिट का मतलब कितना आएगा? 15,000 बटा 400, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 2 है, ये 75 है। तो 414 है। सबसे लास्ट वाले का पूछा है ना करण का, तो सबसे लास्ट वाले का कितना होगा? 75 बटा 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। गुणा करेंगे कितना जाएगा भाई? 207 पंजे कितना होता है? 1035 का 5 हासिल का 103। 207 सत्ते कितना होता है? 1449 और 103 1502, 1449, 1549, 1552, ये आ गया 15,525। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल ठीक है। ओके, चलो वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा, इसे करेंगे भाई सवाल को। सवाल है, पी ने क्यू को एक वस्तु 5% की हानि पर बेची, क्यू ने आर को 20% की हानि पर बेची। यदि आर ने वस्तु के लिए 2812 चुकता किए तो पी का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले की ही बात होगी, बीच वालों की अगर हुई बात, सपोज कहे क्यू ने कितने में खरीदा, तो आप पी का क्रय मूल्य निकालो और 5% की हानि यानी कि 95% निकाल दो। लेकिन वो बहुत रेयर केस है, वो नहीं पूछेगा आपसे।
भाई कह रहा है कि 5% का फ्रैक्शन कितना होगा, आप कहेंगे सर 1/20। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5। ओके, तो पी ने क्यू को 5% की हानि पर बेचा, तो 20 की चीज 19 में बेची। क्यू ने आर को 20% की हानि पर बेचा, 5 की चीज 4 में बेची। गुणा करेंगे 100, गुणा करेंगे 76। ये जो होगा सबसे लास्ट वाले का क्रय मूल्य, ये जो होगा सबसे पहले वाले का, और सबसे लास्ट वाला कौन है, आर। और आर ने वस्तु के लिए कितना पैसा दिया, 2812। 76 यूनिट का मतलब 2812, एक यूनिट का मतलब है 2812 बटे 76। 19 चौके 76, 19 एकम 19, 19 चौके 76, 19 अट्ठे 152, 4 तिया 12, 2 4 सत्ते 28। तो भाई 100 यूनिट का मतलब कितना होगा, 100 गुणा 37, यानी कि 3700, 3700। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब आपको एक सवाल मैं होमवर्क दे देता हूं, इसे आप कोशिश करना खुद से। बाकी कल हम करेंगे, और कल जो आपकी क्लास होगी वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे कल, है ना। सेल परचेस वाले क्वेश्चन होंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे और इम्पोर्टेंट भी होंगे। तो चलिए बाकी मिलते हैं अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।